एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाला जो एडिटोरियल है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और उसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे टाइटल के बारे में कि आज का ये जो हमारा एडिटोरियल है वो किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है। तो हमारा टाइटल कहता है बैटलिंग ड्रग अब्यूज ऑन केरलाज ऑपरेशन तूफान। यानी कि जो आर्टिकल है वो केरला सरकार की जो नई मुहिम है यानी कि जो नया एक्शन प्लान है उसके बारे में है। और वो एक्शन प्लान, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन तूफान उस एक्शन प्लान का नाम रखा गया है। इस ऑपरेशन का मकसद है कि स्टेट में जो बढ़ता हुआ नशीले पदार्थों का जो सेवन है, जो इस्तेमाल है, जो गलत धंधा मतलब कि लोग उसका कर रहे हैं, उसको रोकना, यही इसकी मुहिम का मतलब कि मेन मकसद है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी हमारे आए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसका हमें मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम ध्यान रख सके कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बैटलिंग। दोस्तों, बैटलिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी बड़ी मुश्किल या फिर समस्या के खिलाफ जो है वो कड़ी जो है वो लड़ाई लड़ना या फिर संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही थी? तो ड्रग की समस्या से लड़ने की बात हो रही थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है वो बैटलिंग वर्ड यूज हुआ है। अब अगला ही हमारा वर्ड आता है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का क्या मतलब होता है? जब लोग जो है वो नशे की चीज़ें जैसे कि ड्रग्स का गलत और हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि उनकी सेहत और समाज दोनों के लिए हमारे लिए मतलब कि नुकसानदेह होता है, तो उसे हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब कि अच्छे प्लेजर के लिए, प्लेजर फील करने के लिए जो है वो ड्रग्स लेते हैं। अगर किसी को कोई टेंशन होता है या फिर मतलब कि कोई मतलब कि लाइफ में हार जाता है, फेलियर मतलब कि फेस करते हैं लोग, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्या करने लगते हैं? तो ड्रग्स लेने लगते हैं। तो उसे कहा जाता है ड्रग अब्यूज़। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन का तो मतलब आप सभी को पता होगा। ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई मकसद, ओके, या फिर मतलब कि कोई मुहिम जैसे हम कह सकते हैं, कोई एक्शन किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए जो एक प्लान तरीके से मतलब कि बड़ी कार्रवाई या फिर जो मिशन चलाया जाता है, जैसे कि पुलिस या फिर गवर्नमेंट चलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि केरला जो है वो ऑपरेशन तूफान चला रहा है किस चीज़ को बैटल करने के लिए? तो ड्रग अब्यूज़ को बैटल करने के लिए, ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब इसी के नीचे जो है वो हमारी एक और लाइन आती है। हमारे मतलब कि टाइटल के नीचे एक और लाइन क्या आती है? केरला हैज़ शोन इनिशिएटिव इन कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट कार्टेल्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि केरला ने जो है वो नशे के सौदागरों और उनके जो बड़े नेटवर्क्स हैं, यानी कि उनके जो बड़े बड़े नेटवर्क्स फैले हुए हैं जहाँ से मतलब कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ एक साथ मिलकर कार्रवाई करने में काफ़ी इनिशिएटिव यानी कि पहल करना। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए जो है वो मतलब कि बिना किसी के कहे सबसे पहले आगे बढ़कर कोई कदम शुरुआत या मतलब कि कोई कदम बढ़ाते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, तो उसको इनिशिएटिव लेना कहते हैं। तो केरला ने क्या किया है कि ये जो नशे के सौदागर है, जिन्हें कार्टेल्स कहा गया है, कार्टेल्स किसे कहते हैं? जो मतलब कि नशे का धंधा करते हैं, इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जो मतलब कि नशे को जो है वो फैलाने का काम करते हैं। बेसिकली उसे आप जो है वो मतलब कि माफिया कह सकते हैं या फिर सिंडिकेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केरला ने जो है वो नशे के सौदागर है, उनके जो बड़े नेटवर्क्स हैं, उनके खिलाफ एक साथ मिलकर कार्रवाई करने में काफ़ी इनिशिएटिव यानी कि पहल की है, यानी कि पहल करने को दिखाया है। इसका मतलब ये है कि केरला सरकार और वहाँ की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रही, बल्कि उन्होंने इस समस्या को सीरियसली लिया और सबसे पहले एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है या फिर जो लोकल इंटेलिजेंस है, उनको मतलब कि एक उनका जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मतलब कि एक ग्रुप बनाया, एक्शन प्लान किया, कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान किया उनके साथ मिलकर। कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब होता है कि आपस में मिलकर जो है वो तालमेल के साथ काम करना, यानी कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग या फिर जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में बेहतरीन तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, तो उसे हम जो है वो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है कि एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाया है। और ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्रग्स का जो धंधा है, धंधा करने वाले जो कार्टेल्स है, कार्टेल्स का क्या मतलब होता है? जो नशे के सौदागर है या फिर उनका जो क्रिमिनल ग्रुप है, माफिया नेटवर्क है। कार्टेल्स का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसे सप्लायर्स या फिर बिजनेसेस ग्रुप होते हैं जिनका एक लीगल नेटवर्क होता है, जो कि आपस में जो है वो हाथ मिला लेते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि मार्केट पर जो है वो अपना कब्जा जमा सके। और जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही है, तो ड्रग्स को जो है वो उनकी सप्लाई कर सके और उनकी कीमत को यानी कि उनके प्राइजेस को कंट्रोल कर सके। इन्हें आप जो है वो ड्रग माफिया या फिर सिंडिकेट भी मतलब कि कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है
कि ये जो मतलब कि ये जो स्ट्रैटेजी है, यानी कि ये जो ऑपरेशन तूफान चलाने के पीछे का कारण है, ये किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्रग्स का जो धंधा करने वाले जो कार्टेल्स है ना, ये बहुत ही बड़े मतलब कि बहुत ही बड़े और बहुत ही शातिर होते हैं। इनका नेटवर्क कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, और ये बहुत ही स्मार्टली काम करते हैं ताकि जो है वो पकड़े ना जा सके। जब तक ये सारी एजेंसीज़ एक टीम की तरह काम नहीं करेंगी, तब तक इन बड़े माफियाज़ को पकड़ना हमारे लिए नामुमकिन होता है। तो केरला के ये जो कदम है वो दिखाता है कि वो सिर्फ छोटे-मोटे ड्रग पेडलर्स, यानी कि जो बेचने वाले पेडलर्स किसे कहते हैं? जो मतलब कि विक्रेता होते हैं, जो छोटे-मोटे जिनके मतलब कि जिनके माध्यम से आपको कोई चीज़ मिलती है। तो ये जो छोटे-मोटे ड्रग पेडलर्स हैं, उनको नहीं, यानी कि उनको नहीं पकड़ना, यानी कि उनको तो पकड़ना है, उनको भी पकड़ना है, लेकिन उनके पीछे जो मेन मतलब कि बॉस उनका कौन है, उस उनको पकड़ना जो है वो सबसे पहले ज़रूरी होता है, ताकि इस चीज़ को जो है वो जड़ से ख़त्म किया जा सके। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो केरला का ऑपरेशन तूफान है, ये जो कदम उन्होंने बढ़ाया है, वो सिर्फ छोटे-मोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि इस पूरे इल्लीगल नेटवर्क की जड़, मतलब कि इस पूरे इल्लीगल नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ फाइट से ही मतलब कि बड़े-बड़े जो ड्रग नेटवर्क्स हैं, उनको कमज़ोर किया जा सकता है, इस तरीके से हमें बताया गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? For a few years now, a growing section of Kerala's youth has been consumed by a festering addiction to narcotic drugs and contraband psychotropic substances. यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से केरला का जो यूथ का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है, केरला का जो यूथ यानी कि मतलब कि आपके जैसे लोग, जो जवान लोग होते हैं हमारे, और आपके जैसे जो मतलब कि 21-22 साल के, मतलब कि जो अभी अभी यंग है, तो उनका जो एक बड़ा हिस्सा है वो नशे की लत में पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, यानी कि नशे की उन्हें जो है वो मतलब कि आदत लग चुकी है। वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं ड्रग्स, जो है वो मतलब कि डेली बेसिस पर जो है वो उनका ड्रग्स लेने का एक तरीके से मतलब कि रूटीन बन चुका है। नशे ने जो है वो उन्हें अंदर से मतलब कि पूरी तरीके से जकड़ लिया है और उनकी लाइफ को जो है वो कंट्रोल कर लिया है। तो वो मतलब कि ड्रग्स को पूरी तरीके से कंज्यूम कर चुके हैं। ये समस्या जो है वो कोई ऐसी नहीं है जो अचानक शुरू होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अचानक पता चल रहा है हमें कि कोई जो है वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, बल्कि एक फेस्टरिंग चीज़ है। फेस्टरिंग यानी कि एक ऐसी मशहूर और मतलब कि जख्म की तरह है ये चीज़, जो कि मतलब कि धीरे धीरे फैलती है, अंदर मतलब कि बढ़ती जाती है और बिना किसी इलाज के मतलब कि और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो ये जो मतलब कि एडिक्शन है, ये एक फेस्टरिंग एडिक्शन है। फेस्टरिंग एडिक्शन यानी कि जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और आज जाकर जो है वो सबके सामने आ चुकी है और बहुत ही मतलब कि खतरनाक बन चुकी है। यानी कि यूथ के बीच जो नारकोटिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? नारकोटिक का मतलब होता है वो नशीली चीज़ें जो आपके दर्द को कम करने के लिए, नशा करने के लिए इस्तेमाल होती है और जिन्हें रखना या फिर बेचना कानूनी जुर्म है, इल्लीगल है बेसिकली। तो यूथ के बीच ये जो नारकोटिक ड्रग्स है ना, इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा इल्लीगल तौर पर स्मगलिंग करके जो लाई गई कॉन्ट्राबैंड चीज़ें होती है, कॉन्ट्राबैंड चीज़ें यानी कि मतलब कि वो चीज़ें जिन्हें सरकार ने देश में मतलब कि बैन कर रखा है, रोक रखा है, जिन्हें बेचना या फिर कैरी करना इलीगल होता है। और दूसरा वर्ड आता है साइकोट्रोपिक। तो साइकोट्रोपिक का मतलब होता है वो केमिकल्स या फिर वो दवाइयाँ जो इंसान के दिमाग, इंसान का मूड, उसकी जो सोचने की जो क्षमता है उस पर सीधा असर डालती है, उसके बिहेवियर को चेंज कर देती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा इलीगल तौर पर स्मगलिंग करके जो लाई गई कॉन्ट्राबैंड चीज़ें हैं, मतलब कि जो देश में नहीं चलती, जो देश में बैन कर रखी है वो चीज़ें हैं, या फिर जो साइकोट्रोपिक चीज़ें हैं जो मतलब कि हमारे दिमाग, हमारे मूड या फिर हमारे मतलब कि बिहेवियर पर असर करती है, ऐसे सब्सटेंसेस का जो सेवन, कंजम्पशन है वो वहाँ के केरला के यूथ की जो है वो मतलब कि उनमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है। उनके लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मतलब कि ये जो मुद्दा है वो किस तरीके से गौर करने वाला मुद्दा है कि एक केरला क्या है कि जो मतलब कि जिस स्टेट में जो स्टेट अपनी पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी और सोशल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, वहाँ ऐसी चीज़ों का बढ़ना एक बड़ा ही वेकअप कॉल है। यानी कि जो चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी कि वहाँ पर जो है वो ड्रग एडिक्शन में जो है यूथ के बीच में खासकर वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बताया जा रहा है, द साइंस ऑफ द स्टेट टेटरिंग टुवर्ड सब्सटेंस अब्यूज वर अपैरेंट इन द वेक ऑफ द लिकर बैन अ डिकेड एगो। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि केरला स्टेट के इस नशे की दलदल में जो है वो मतलब कि टेटरिंग के जो लक्षण है वो बहुत ही पहले से अपैरेंट थे लोगों के बीच में, या फिर जो यूथ के बीच में जो टेटरिंग के लक्षण है कि आगे जाकर टेटरिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। टेटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना, या फिर किसी चीज़ का कोलैप्स की तरफ जाना, किसी चीज़ का मतलब कि पतन की ओर जाना, डिस्ट्रक्शन की ओर जाना। इसका मतलब होता है कि
कि बैलेंस खोकर लड़खड़ाना। यहाँ इसका यूज़ ये दिखाने के लिए किया गया है कि स्टेट कैसे धीरे धीरे एक बुरी स्थिति यानी कि ड्रग्स की दलदल की तरफ जो है वो फिसलता जा रहा है। और स्टेट का इसी दलदल की तरफ जाने का जो लक्षण है वो बहुत ही पहले से दिख चुका था, बहुत ही पहले से अपैरेंट था, बिल्कुल साफ था। अपैरेंट यानी कि कोई चीज़ साफ साफ दिखाई देना। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही पहले से लोगों के मन में जो है वो साफ हो चुकी थी कि आगे 10-20 सालों में जो है वो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि बहुत जो बड़ा हिस्सा है हमारे स्टेट का, ये जो है वो इस चीज़ से ग्रसित हो जाएगा। और ये सब जो है वो तभी शुरू होने लगा था जब लगभग 1 दशक पहले, यानी कि 1 दशक यानी कि 10 साल पहले केरला स्टेट में शराबबंदी की गई थी, यानी कि लिकर जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दी गई थी। अब उस लिकर बैन के इन द वेक ऑफ का क्या मतलब होता है? इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी मतलब की घटना के बाद उसके असर या फिर नतीजे के रूप में कुछ और होना, कुछ होना एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। यानी कि अब उस लिकर तो आपने बैन कर दिया, ठीक है, यानी कि शराब की तो बंदी हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो ये देखा गया कि जब लोगों को शराब मिलना बंद हो गई तो उन्होंने नशे के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स यानी कि दूसरे जो ऑप्शंस है वो ढूंढना शुरू कर दिए। स्टेट यानी कि जो केरला है वो धीरे धीरे सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ का क्या मतलब होता है? ड्रग्स, केमिकल्स या फिर जो इल्लीगल नशीली चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, उनकी तरफ झुकने लगा। यानी कि जैसे ही शराब बंद हुई तो लोगों ने क्या किया कि ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिए कि अब दूसरी चीज़ों से कैसे नशा किया जाए। और उन्होंने ऑल्टरनेटिव किस चीज़ में ढूंढा? तो ड्रग्स में ढूंढा। और ये देखा गया कि जो लोग हैं वो शराब छोड़कर अब क्या करने लग गए हैं? तो ड्रग्स कंज्यूम करने लग गए हैं। दोस्तों ये एक आम ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब किसी एक चीज़ पर अचानक से मतलब कि बैन लगा दिया जाता है, किसी एक चीज़ पर बंदिश लगा दी जाती है, तो उसके पीछे का एडिक्शन जो है वो मतलब कि इंसान के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता आसानी से। उसके पीछे लोग क्या करते हैं कि उस एक चीज़ को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक वाला एडिक्शन वो ढूंढेंगे। जैसे कि आजकल जो है वो ड्रग्स कौन कौन से ले रहे हैं लोग? एमडीएमए, हेरोइन, कोकेन, एमडी, एलएसडी, ये सारे जो ड्रग्स है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इन सारे ड्रग्स की तरफ जो है वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और केरला में भी जो है वो एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये लाइन जो है वो एक बहुत ही बड़ी सीख देती है हमें कि बिना सोचे समझे जो लगाए गए बैन्स होते हैं, जैसे कि शराब पर बंदी लगाई गई, तो उसका जो असर है वो कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। शराब पर रोक लगी तो लोग इलीगल ड्रग्स का जो मार्केट है उनको एक्टिव कर दिया लोगों ने, यानी कि ड्रग्स खरीदने लग गए। क्योंकि ड्रग्स को जो छुपकर लाना शराब की बोतलों के मुकाबले जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा उन्हें जो है वो आसान लगा कि भाई अगर हम शराब लाएंगे सबके सामने तो वो दिख जाएगी, पकड़े जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रग्स को, अगर मतलब कि ड्रग्स का तो पैकेट बहुत ही छोटा सा आता है, अगर हम उससे छुपा के लाएंगे तो पकड़े भी नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी भी नीड पूरी हो जाएगी। तो लोगों ने क्या कर दिया कि अपने एडिक्शन को ख़त्म करने के बजाय दूसरे एडिक्शन पर जो है वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया। शराब छोड़कर लोग जो है वो ड्रग्स लेने लग गए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है, बट इट ग्रू टू गार्गेंचुअन प्रपोर्शंस विद सिंथेटिक ड्रग कार्टेल्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड सोशल मीडिया टू आउटपेस लॉ एनफोर्समेंट। यहाँ पर क्या बताया गया है कि शुरुआत में तो ये जो समस्या थी ना ड्रग्स की, यूथ के बीच में जो है वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये बहुत ही छोटी समस्या थी, बहुत ही कम पैमाने में थी। लेकिन समय के साथ ये जो समस्या है ये गार्गेंचुअन बन गई, यानी कि बहुत ही बड़ी बन गई, विशालकाय बन गई, भयानक रूप लेने लग गई। यानी कि अब ये जो समस्या है वो बहुत ही बड़े पैमाने में देखने के लिए मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग सिंथेटिक ड्रग्स का धंधा करते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो मतलब कि केमिकल से बनाए जाते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं बेसिकली, मतलब कि जो नेचुरल पेड़ पौधों से नहीं आते, बल्कि मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाए जाते हैं। और वो मतलब कि नेचुरल जो ड्रग्स होते हैं उनके कंपैरिजन में मतलब कि बहुत ज़्यादा जानलेवा और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो लोग सिंथेटिक ड्रग्स का धंधा करते हैं उन कार्टल्स ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज, मतलब कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है और जो सोशल मीडिया है उनका चालाकी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सारी चीज़ों का सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो मतलब कि अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहे। अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ये जो ड्रग माफियाज है, ये कानून और पुलिस मतलब कि इनसे भी जो है वो 2 कदम आगे रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वो बेसिकली पुलिस को जो है वो आउटपेस कर देते हैं। आउटपेस कर देना यानी कि रफ्तार में पीछे छोड़ देना या फिर उनसे आगे निकल जाना। यानी कि जब भी आप जो है वो किसी को मतलब कि तेज़ी से मतलब कि पीछे मतलब कि छोड़ देते हो तेज़ी में, या फिर मतलब कि आप जो है वो किसी को मतलब कि पीछे छोड़ देते हो चालाकी में या फिर अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में, तो वही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब कि जो ये जो ड्रग माफियाज है, ये जो मतलब कि जो सिंथेटिक ड्रग्स बेच रहे हैं लोग, ये जो है वो मतलब कि पुलिस से भी ज़्यादा जो है वो मतलब कि फास्ट काम कर रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जब तक पुलिस उनका पुराना तरीका समझ पाती है तब तक तो ये ऑनलाइन ऐप्स और मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि क्रिप्टो या फिर यूपीआई का यूज़ करके ड्रग्स जो है वो सीधे यूथ तक, मतलब कि जो मतलब कि जवान लोग हैं या फिर जो हमारा यूथ है उन तक जो है वो पहुंचा भी देती है।
इस ऑनलाइन नेटवर्क की वजह से अब पुलिस के लिए जो है वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करना या फिर उनको पकड़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुश्किल हो चुका है। और इसी वजह से ये जो धंधा है वो इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये हमें बताया गया है। बेसिकली ये जो ड्रग्स है ना, आजकल का जो ड्रग कार्टल्स है, यानी कि ये जो मतलब कि ड्रग्स का धंधा करने वाले जो लोग हैं, जो माफियाज है, ये डार्क वेब या फिर इनक्रिप्टेड ऐप्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर उनकी जो लोकेशन है उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। और वो ड्रग्स को जो है वो किसी सुनसान जगह पर छुपा देते हैं, और जो बायर है उनको लोकेशन शेयर कर देते हैं, जिसे डेड ड्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके मतलब कि एडिटोरियल में नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जिसे जो है वो डेड ड्रॉपिंग कहा जाता है, जिसमें दोनों जो है वो कभी आमने सामने नहीं आते, और ये जो कनेक्शन है वो इसी तरीके से मतलब कि कंटिन्यू होता रहता है, जिसमें कोई पकड़ा भी नहीं जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। While the COVID-19 stricken years of 2020-2021 saw a drop in NDPS cases registered in the state, cases surged to 26,619 in 2022 from 5,695 in 2021। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब साल 2020 से 2021 में पूरी दुनिया कोविड-19 से स्ट्रिकन थी यानी कि किसी बीमारी, मुसीबत या फिर आपदा से जूझ रही थी, प्रभावित हो रही थी। स्ट्रिकन का क्या मतलब होता है? जब कोई जगह या फिर इंसान किसी बीमारी, आफत या फिर बुरी स्थिति की मार झेल रहा होता है, या फिर मतलब कि उससे पीड़ित होता है। तो यहाँ पर जो है वो कोविड-19 की आफत की बात हो रही है। तो जब 2000 मतलब कि 20 से लेकर 21 में पूरी दुनिया कोविड-19 से स्ट्रिकन थी, तब केरला में लॉकडाउन और जो है वो सख्त बंदिशों की मतलब की वजह से एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक मतलब कि सब्सटेंस एक्ट, ये जो है वो नशे के खिलाफ बनाया गया एक कानून है। तो तब जो है वो मतलब कि केरला में लॉकडाउन और सख्त बंदिशों की वजह से एनडीपीएस के अंदर जो है वो दर्ज होने वाले जो केसेस है उनमें काफ़ी गिरावट आई थी, ड्रॉप दिखाया गया था। ठीक है, ड्रॉप मतलब कि पाया गया था, देखा गया था। और इसका रीज़न जो है वो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि लोग जो है वो घरों में बंद थे, बॉर्डर पर चेकिंग सख्त थी, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता था। तो इसलिए जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो केसेस है वो अपने आप जो है वो ड्रॉप हो चुके थे, यानी कि डिक्लाइन हो चुके थे, कम हो चुके थे। लेकिन जैसे ही साल 2021 में पाबंदियां हटी, लॉकडाउन हटा, तब केसेस जो है वो अचानक बढ़ गए, सर्ज हो गए। सर्ज यानी कि क्या होता है? किसी चीज़ का बहुत ही तेज़ी से अचानक बढ़ जाना। ठीक है, अचानक जो है वो एक बड़ा सा उछाल आना किसी चीज़ में। तो मतलब कि जैसे ही जो है वो लॉकडाउन 2021 में खुलता है, तो तब केसेस क्या हो जाते हैं? अचानक बढ़ जाते हैं, सर्ज उनमें जो है वो मतलब कि देखा जाता है। साल 2021 में जहां पर सिर्फ मतलब कि 5,600 मतलब कि 95 केसेस रजिस्टर हुए थे, वही अगले साल यानी कि मतलब कि 2022 में यही संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी थी? तो 26,619 तक जो है वो पहुंच गई थी। और ये अचानक आई गई मतलब कि बाढ़ ये दिखाती है कि लॉकडाउन के दौरान जो डिमांड और जो सप्लाई है वो दब चुकी थी, और वही मतलब कि लॉकडाउन खुलते ही जो है वो मतलब कि यही जो सप्लाई है, यही जो मतलब कि ये जो कनेक्शन है, वो कई गुना जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लास्ट हुआ, कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, जिसकी सरकार को मतलब कि खबर नहीं थी, या फिर जो सरकार का मतलब कि जब सरकार को ये सारी चीज़ें पता चली तो सरकार के होश उड़ा दिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। आगे बताया जाता है द नंबर रोज टू 36,314 इन 2025 अलॉन्ग साइड लार्ज स्केल सीजर्स ऑफ कमर्शियल क्वांटिटीज ऑफ कॉन्ट्राबैंड। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है कि साल 2022 के बाद भी नशे की जो समस्या है वो रुकी नहीं, बल्कि साल 2025 में केसेस की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, और पुलिस ने बहुत ही बड़ी मात्रा में इलीगल ड्रग्स भी पकड़े। यानी कि साल 2022 के मुकाबले साल 2025 यानी कि साल 2022 में जितने ज़्यादा केसेस थे, उससे भी ज़्यादा केसेस आपको किस साल में देखने के लिए मिलेंगे? तो 2025 में ड्रग्स के केसेस की संख्या क्या थी? तो और भी ज़्यादा बढ़कर जो है वो 36,300 मतलब कि 14 तक जो है वो पहुंच गई थी। और इस बढ़ती हुई संख्या के अलॉन्ग साइड यानी कि साथ साथ किसी चीज़ का जो है वो एक चीज़ के साथ साथ चलना या फिर पैरेलल चलना। तो इस बढ़ती हुई संख्या के साथ साथ एक और चिंताजनक बात ये रही कि पुलिस ने जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो सीजर्स किए यानी कि कानूनी रूप से जो है वो किसी इलीगल चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है, पकड़ लेना। तो उस तरीके का जो है वो मतलब कि जब पुलिस या फिर कानूनी एजेंसी किसी इलीगल माल को, जैसे कि ड्रग्स को, हथियार को, या फिर बिना टैक्स का जो पैसा होता है उसको रेड मारकर अपने कब्जे में ले लेती है, तो उसे जो है वो सीजर यानी कि जब्त करना कहते हैं। तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी जो है वो रेड मारी गई, और ये कोई छोटे मोटे नशे के केसेस नहीं थे, बल्कि इसमें जो है वो कमर्शियल क्वांटिटीज शामिल थी। कमर्शियल क्वांटिटीज यानी कि कानून के मुताबिक जो है वो ड्रग्स के दो टाइप्स की मात्रा होती है, दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है। एक जो है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है,
जो कोई खुद के नशे के लिए रखता है, जिसमें जो है वो सज़ा कम हो सकती है। अगर आपके पास बहुत ही कम सामान मिलता है तो आपको सज़ा कम मिलेगी, जो आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो होती है स्मॉल क्वांटिटी। और दूसरी होती है कमर्शियल क्वांटिटी, जो इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे साफ-साफ पता चलता है कि ये पूरा एक रैकेट है, ठीक है? ये पूरा मतलब कि पूरे मार्केट में बेचने का धंधा करने के लिए मतलब कि लाई गई है। कमर्शियल क्वांटिटी में बेसिकली एक बिज़नेस चलाया जाता है। कोई बेचने के लिए जो है वो जितना माल, जैसे कि आप देख सकते हो कि दुकानों में जो है वो मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ की दुकान है तो वो बहुत ज़्यादा माल रखेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टॉक होगा उसके पास उस चीज़ का, ताकि कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें मतलब कि बेची जा सके। उसी तरीके से कमर्शियल क्वांटिटी को मतलब कि समझा जा सकता है कि कमर्शियल क्वांटिटी में भी जो है वो लोगों को सप्लाई करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या जो है वो ड्रग्स की रखी जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कनेक्शन है, वो पूरे मार्केट में बेचने और मतलब कि खरीदने का धंधा करने के लिए लाया गया है। इसमें बहुत ही सख्त सज़ा की जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये कोई छोटे मोटे नशे के केसेस नहीं थे, बल्कि इसमें कमर्शियल क्वांटिटीज़ में कॉन्ट्राबैंड पकड़ी गई। कॉन्ट्राबैंड यानी कि कानूनन जो बंद चीज़ें होती है, या फिर जो नशीली चीज़ें होती है जो कानूनन बंद होती है, इल्लीगल होती है, जिन्हें हम बेचना, खरीदना या फिर मतलब कि कैरी कर नहीं चल सकते, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि रेड में जो है वो पकड़ी जाती है। इसका साफ मतलब ये है कि केरला में ड्रग्स सिर्फ छोटे-मोटे यानी कि चोरी-छुपे मतलब कि लेवल पर नहीं चल रहा है, कि बहुत ही छोटे-मोटे लेवल पर चल रहा है, चोरी-छुपे जो है वो लोग मतलब कि ड्रग्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि बड़े लेवल पर स्मगलिंग के ज़रिए करोड़ों का धंधा जो है वो चलाया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का पकड़ा जाना ये दिखाता है कि मार्केट में ड्रग्स की जो सप्लाई और डिमांड है, वो दोनों ही बहुत ही भयानक लेवल पर बढ़ रही है। यानी कि लोग जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए सप्लाई भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या बताया जाता है, कमर्शियल कैपिटल एर्नाकुलम सिटी अकाउंटेड फॉर अ सब्सटैंशियल नंबर डिस्पाइट एफर्ट्स बाय मल्टीपल एजेंसीज, सक्सेस हैज़ बिन लिमिटेड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि केरला की जो कमर्शियल कैपिटल है, यानी कि जो मतलब कि व्यापारिक राजधानी या फिर जो बिजनेस हब है, जो कि मतलब कि एर्नाकुलम शहर को कहा जाता है, उसमें ड्रग्स का जो मतलब कि केसेस का नंबर है, वो बहुत ही सब्सटैंशियल तरीके से मतलब कि सब्सटैंशियल हिस्सा रजिस्टर हुआ है, ठीक है? सब्सटैंशियल यानी कि बहुत ही बड़ा, काफ़ी ज़्यादा या फिर भारी मात्रा में जो है वो केसेस एर्नाकुलम सिटी में जो है वो मतलब कि रजिस्टर किए गए हैं। अब क्योंकि एर्नाकुलम एक बड़ा बिजनेस सेंटर है, तो वहाँ पर आने जाने वालों की जो मतलब कि संख्या है, लोगों की जो संख्या है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ड्रग माफियाज़ हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसी शहर को अपना मेन टारगेट बना लिया है। और इस समस्या को रोकने के लिए जो है वो, यानी कि कई सारे अलग-अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ जैसे कि लोकल पुलिस है, स्टेट एक्साइज़ डिपार्टमेंट है, या फिर जो सेंट्रल नारकोटिक्स टीम्स है, उनके कोशिशों के बावजूद भी अभी तक जो कामयाबी मिली है वो बहुत ही लिमिटेड है। यानी कि बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही सीमित जो है वो कामयाबी लोगों को, यानी कि इन सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को जो है वो मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार और पुलिस जो है वो कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन ये जो ड्रग माफियाज़ है, इनका जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा शातिर है कि उन्हें पूरी तरीके से ठप कर पाना, पकड़ पाना अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ा एक चैलेंज बनकर जो है वो पुलिस या फिर ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके सामने बना हुआ है। यानी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि अभी तक वो जो है वो उन्हें पूरी तरीके से, या फिर उनका जो मतलब कि एक लीड करने वाला जो कोई मतलब कि आदमी है, या फिर जो भी कोई व्यक्ति है, या फिर जो भी मतलब इसे चला रहा है, उसे पकड़ा नहीं गया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बताया जाता है, द यूडीएफ गवर्नमेंट sought to streamline the anti-drug enforcement drive by launching Operation Tufan in June, with the state police joining hands with the police forces in the southern states, central agencies and state education, health and excise departments। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि केरला की सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चल रही लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत और असरदार बनाने के लिए जून महीने में ऑपरेशन तूफान शुरू किया, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स और जो पड़ोसी राज्यों की जो पुलिस है उनसे जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया है। यानी कि जो केरला की जो यूडीएफ सरकार है, उन्होंने जो है वो एंटी ड्रग अभियान को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश के तहत, स्ट्रीमलाइन यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा असरदार बनाना, तो इसी चीज़ को असरदार बनाने की कोशिश के तहत जून में ऑपरेशन तूफान को लॉन्च किया। और इस योजना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें केरला की जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने अकेले काम करने के बजाय जो साउदर्न स्टेट्स है, दक्षिण भारत के जो राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इनकी पुलिस के साथ क्या कर लिया है, हाथ मिला लिया है। जॉइनिंग हैंड्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जॉइनिंग हैंड्स का क्या मतलब होता है कि हाथ मिला लिया है, आपस में दोस्ती कर ली है, तालमेल बढ़ा लिया है। यानी कि ये सब क्या करेंगे, अब मिलकर काम करेंगे। इन सारे स्टेट्स के लोग क्या करेंगे, तो मिलकर अब जो है वो मतलब कि उस मतलब कि ड्रग माफिया को, या फिर मतलब कि इन सारे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज है, जैसे कि केंद्र सरकार की जो जांच की जो टीम्स होती है, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, एनसीबी, सीबीआई,
और स्टेट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो शिक्षा का डिपार्टमेंट होता है, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य का विभाग, या फिर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है जो मतलब कि शराब ड्रग्स पर नज़र रखता है, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब भी इस मिशन में मतलब कि एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि अब हर डिपार्टमेंट मिलकर काम करेगा। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करेंगे कि स्मगलर्स को पकड़ेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो स्कूल और कॉलेजेस में है, जो बच्चों में मतलब कि अवेयरनेस फैलाएंगे इस चीज़ को लेकर कि हमें ड्रग्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए या फिर इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि नशा मुक्ति में जो है वो मदद करेगा। तो ये सारे जो मेजर्स है, ये सारे जो मतलब कि रूल्स है वो लागू किए जा रहे हैं, या फिर ऐसे जो है वो उनकी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से बाकी स्टेट्स के साथ जो है वो मिलकर इस चीज़ को कम किया जा सकता है, या फिर एक वाइड तरीके से जो है वो मतलब कि लोगों के लिए काम किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट, पब्लिक एंगेजमेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स एंड अ स्पीडी एंड इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन, द ऑपरेशन हैज अंटिल July 15 netted over 7,600 drug peddlers in some 7,100 cases, with the synthetic drugs accounting for a significant share of the whole। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑपरेशन तूफान में 4 अलग अलग तरीके से मतलब कि काम किया जा रहा है, 4 अलग अलग तरीकों पर एक साथ फोकस किया गया, जिसकी वजह से 15 जुलाई तक जो है वो पुलिस ने 7,000 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज करके 7,600 से भी ज़्यादा ड्रग्स बेचने वालों को धर दबोचा। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मात्रा थी, तो केमिकल ड्रग्स जो है वो पकड़े गए। इसे डिटेल में समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये 4 मेन पिलर्स पर चलाया जा रहा है। पहला पिलर क्या है, इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट। इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है कि सारी एजेंसीज का एक साथ मिलकर कानून को सख्ती से लागू करना। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट आता है। तो ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे कि सख्ती से जो है वो कानून को लागू करेंगे इस चीज़ को बंद करने के लिए, ड्रग एडिक्शन को बंद करने के लिए। दूसरा पिलर कौन सा है, पब्लिक इंगेजमेंट। पब्लिक इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, आम जनता और लोगों को इस अभियान में शामिल करना, उन्हें जो है वो अवेयर करना। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स, मतलब कि नशे की आदत के जो शिकार हो चुके लोग हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करने के लिए मतलब कि भेजना। यानी कि ये नहीं है कि अगर कोई मतलब कि ऐसा काम करता हुआ पकड़ा गया है तो उन्हें सज़ा दीजिए, बल्कि उन्हें एक पेशेंट समझकर क्या किया जाना चाहिए कि उन पर जो है वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ताकि उन्हें जो है वो मेन स्ट्रीम में यानी कि अच्छी लाइफ में वापस लाया जा सके। तो ये इसका तीसरा एम है। और चौथा है स्पीडी एंड इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन, मतलब कि कोर्ट में क्रिमिनल्स के खिलाफ जल्दी और असरदार तरीके से कानूनी कार्रवाई करके उन्हें सज़ा दिलवाना, ये जो है वो चौथा है। यानी कि कोर्ट में चलने वाले जो केसेस है वो उनको बिना लेट किए फास्ट तरीके से मतलब कि फास्ट तरीके से ट्रैक करना और सॉलिड सबूत पेश करके जो है वो मतलब कि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, ऐसा कोई काम करना ताकि वो मतलब कि आसानी से बेल पर ना छूटे। तो इन 4 पिलर्स पर जो है वो मतलब कि ये सारी जो एजेंसीज है वो काम कर रही है, और इन सब कोशिशों की वजह से 15 जुलाई तक इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो लगभग 7,100 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं। और उनमें से 7,600 से भी ज़्यादा जो ड्रग पेडलर्स है, ड्रग पेडलर्स यानी कि जो बेचते हैं ड्रग्स को, उनको जो है वो नेटेड किया जा चुका है। नेटेड किया जा चुका है यानी कि जाल में फंसाया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे नेटेड करना कहते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई में जो टोटल ड्रग का जो हॉल है, हॉल क्या होता है, हॉल का मतलब होता है जो रेड में पकड़ा गया जो इलीगल माल होता है, या फिर ड्रग्स का जो एक मतलब कि बड़ा एक काफिला जिसे हम कह सकते हैं, जखीरा जिसे हम कह सकते हैं, एक पूरी क्वांटिटी जो होती है, तो वो मिली है बेसिकली। यानी कि जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी तो उसमें एक ड्रग का जो टोटल हॉल जो मिला है उसमें एक सिग्निफिकेंट हिस्सा किस चीज़ का है, सिंथेटिक ड्रग्स का है। यानी कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स कौन से मिले हैं, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा कौन सा मिला है, तो केमिकल से बने जो डेंजरस जो नकली ड्रग्स होते हैं जो लैब्स में बनते हैं, तो उनका जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है इन सारे मामलों में। तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, गिवन दैट नार्कोटिक्स केसेस आर ऑफन वीकन बाय क्वेश्चनेबल फॉरेंसिक रिलायबिलिटी, द इशू हैज़ गेन्ड शार्प फोकस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कैंपेन। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो नार्कोटिक्स केसेस है, यानी कि जो ड्रग से जुड़े हुए या फिर जो नशे पत्ते से जुड़े हुए जो केसेस हैं, वो कोर्ट में जाकर कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर तो टूट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो लोग ड्रग्स मतलब कि पुलिस पकड़ती है उसकी फॉरेंसिक रिलायबिलिटी, यानी कि फॉरेंसिक जो लैब मतलब की टेस्टिंग होती है, जो रिपोर्ट की जो सच्चाई होती है, उस पर जो है वो कोर्ट में सवाल खड़े हो जाते हैं। कोर्ट में बचाव पक्ष यानी कि जो डिफेंडर्स के जो वकील होते हैं वो आसानी से ये साबित कर देते हैं कि या तो सैंपल्स जो है वो मतलब कि सही से जो है वो लैब तक पहुंचे नहीं है, यानी कि लैब में पहुंचने से पहले इनमें कोई मतलब कि गड़बड़ी की गई है, और या फिर जो है वो लैब की रिपोर्ट में गड़बड़ी आई है।
इस तरीके से जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्रग्स बेचने वाले जो लोग हैं वो कोर्ट तक जाकर भी जो है वो वापस मतलब कि बच जाते हैं। और इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अभी जो चल रहा जो ऑनगोइंग कैंपेन है, मतलब कि जो ऑपरेशन तूफ़ान अभियान है, उसके दौरान इस फॉरेंसिक मुद्दे को और भी ज़्यादा शार्प फोकस में लाया गया है। यानी कि इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, पूरी तरीके से सेंटर में लाया गया है। यानी कि सरकार का मकसद ये है कि अब सिर्फ क्रिमिनल्स जो है वो उनको सिर्फ पकड़ा ना जाए, बल्कि उनके खिलाफ जो साइंटिफिक सबूत है वो भी इतने पक्के होने चाहिए ताकि उन्हें जो है वो कोर्ट सज़ा देने से मना ही ना कर सके, या फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही ना हो उन्हें सज़ा देने के अलावा। इस तरीके से यानी कि साइंटिफिक सबूतों को पक्का करने के ऊपर और किस तरीके से मतलब कि चालाकी से ये जो लोग हैं वो बच जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है अब कि इन सारी चीज़ों से डील कैसे किया जाए ताकि जो है वो पुलिस उल्टी ना पड़े, पुलिस जो है वो मतलब कि गलत साबित ना हो, और ये सारे जो लोग हैं जो इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं ये बचकर ना निकले। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द नेटवर्क ऑफ ड्रग कार्टेल्स इज ऑफन टू इंट्रिकेटली वेब्ड विथ इन्वेस्टिगेशंस ऑफन नेटिंग ओनली द स्मॉल फिश। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो ड्रग्स का जो धंधा करने वाले जो कार्टेल्स है, कार्टेल्स यानी कि जो नशे के सौदागर है, जो बड़े बड़े माफियाज है, उनका ये जो पूरा नेटवर्क होता है वो आम तौर पर इंट्रिकेटली वेब्ड होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक मकड़ी की जाल की तरह होता है। जैसे कि एक मकड़ी का जाल बहुत ही बारीकी से उलझा हुआ होता है, जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक वैसे ये जो ड्रग है, ये जो ड्रग नेटवर्क है ना, इसमें अलग अलग लेयर्स होती है, जैसे कि सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं। ये आपस में इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए होते हैं कि उन्हें ट्रेस करना बेहद ही ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस धंधे में आमने सामने कोई नहीं मिलता, बल्कि इनडायरेक्टली सारा काम होता है। माल कहाँ से चलकर कहाँ को जा रहा है किसी को पता नहीं होता। इस बीच में जो है वो कई सारी हिडन लेयर्स होती है बेसिकली। और इसी इसी पेचीदे जाल की वजह से क्या होता है कि जब पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती है तो वो अक्सर सिर्फ नेटेड कर पाती है स्मॉल फिश को। नेटेड यानी कि मैंने आपको पहले बताया, नेटेड मतलब होता है पकड़ना, जाल में पकड़ना या फिर गिरफ्तार करना। तो पुलिस किसको पकड़ पाती है, तो स्मॉल फिश को पकड़ पाती है। स्मॉल फिश यहाँ पर एक मुहावरे की तरह यूज़ हुआ है, मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। इसका लिटरल मतलब होता है छोटी मछली, पर यहाँ पर इसका यूज़ जो है वो लोगों के लिए किया गया है। मतलब कि किसी बड़े क्राइम नेटवर्क में बहुत ही मतलब कि नीचे के लेवल पर काम करते हैं, जैसे कि सड़क पर जो है वो ड्रग सप्लाई करने वाले जो लड़के होते हैं या फिर जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जिन्हें मतलब कि पकड़ने से मेन गैंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर जिन्हें सज़ा नहीं होती बेसिकली, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि मतलब कि मेन माफिया कौन है, मेन जो सिंडिकेट है उसे कौन चला रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब कि इन सारे लोगों को जो है वो ये सारी खबर नहीं होती है। तो पुलिस क्या कर पाती है कि इन छोटे मोटे लोगों को ही पकड़ पाती है, जो मेन माफिया है, जो मेन मतलब कि सिंडिकेट है, उसे नहीं पकड़ पाती। और ये छोटे लोग तो सिर्फ मतलब कि मोहरे होते हैं, जिन्हें जो है वो असली मास्टरमाइंड्स का पता ही नहीं होता। और नतीजा ये होता है कि बड़े ड्रग लॉर्ड्स या फिर जो सिंडिकेट चलाने वाले जो टॉप क्रिमिनल्स है, वो पीछे बैठकर जो है वो सेफ रहते हैं, और उनका जो धंधा है वो कभी पूरी तरीके से बंद ही नहीं हो पाता। क्योंकि पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा, ये जो छोटे मोटे डिलीवरी बॉयज़ है या फिर ये जो छोटी मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाएगी, उन पर तो कोई आँच ही नहीं आने वाली। तो इस तरीके से जो धंधा है या फिर ये जो मतलब कि ड्रग्स का जो ये रैकेट है, ये मतलब कि चलता ही रहता है। इसे जो है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ पा रही है। इस तरीके से बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, बिसाइड्स ब्रिंगिंग द कम्युनिटी ऑन बोर्ड एज तूफान वॉरियर्स, द कैंपेन एम्स टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन systems under the NCORD framework including the निदान डेटाबेस ऑफ अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये ऑपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केरला पुलिस तक ही सीमित नहीं है। आम जनता या फिर समाज को ऑनबोर्ड करके यानी कि किसी मिशन या फिर मतलब कि किसी मिशन में, किसी मुहिम में शामिल करके साथ लेकर चल के जो है वो तूफान वॉरियर्स यानी कि मतलब कि नशे के खिलाफ लड़ने वाले जो योद्धा है, उनको बनने के पश्चात यानी कि इसके अलावा इस अभियान का एक और बड़ा एम ये है कि वो मतलब कि नेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कि खुफिया जानकारियों को आपस में मतलब कि उनका जो है वो आपस में आदान प्रदान करना, लेन देन करना, और कोऑर्डिनेशन मतलब कि तालमेल होना, डिपार्टमेंट्स के बीच में मिलकर यानी कि काम करने की भावना होना। तो इन सारी चीज़ों को वो और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। किस चीज़ के अलावा, तो आम जनता को जो है वो मतलब कि इस अभियान में जोड़ने के अलावा। इसीलिए जो है वो एनकॉर्ड फ्रेमवर्क यानी कि इसका सहारा लिया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल को लेकर जो बनाया गया एक नेशनल लेवल का जो टीम स्ट्रक्चर है एनकॉर्ड, उसका सहारा लिया जा रहा है। और इस सिस्टम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है जिसे जो है वो निदान डेटाबेस कहते हैं। और इस डेटाबेस में देश भर में जितने भी अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स है, अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स के जुर्म में गिरफ्तार
गिरफ्तार हुए गए मतलब कि किए गए जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ड्रग्स के मामलों में पकड़े गए हैं, उन्हें जो है वो मतलब कि अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स कहा जाता है। तो उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो इस डेटाबेस के तहत जो है वो मतलब कि सेव रहता है। जैसे कि उनका जो पूरा रिकॉर्ड है, जैसे कि उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका बैंक अकाउंट, उनका जो पूरा क्रिमिनल जो हिस्ट्री है उनकी, वो सारी सेव रहती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई क्रिमिनल पंजाब या फिर मुंबई जैसे शहर से बैठकर केरला में ड्रग्स भेज रहा है, तो पुलिस उसे जो है वो इसी डिजिटल नेटवर्क की मदद से जो है वो तुरंत ट्रेस करके मतलब कि दबोच पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, केरला होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला इज मीटिंग चीफ मिनिस्टर्स टू सॉलिसिट जॉइंटनेस इन द ऑपरेशंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ड्रग्स का ये जो धंधा है वो किसी एक स्टेट की बॉर्डर पर आकर नहीं रुकता। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारा रैकेट है, ये जो सारा धंधा है वो किसी एक ही स्टेट में चल रहा हो। इसलिए केरला के जो होम मिनिस्टर है वो रमेश चेन्निथला, वो खुद आगे आकर अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग का मेन मकसद क्या है? टू सॉलिसिट जॉइंटनेस। सॉलिसिट का क्या मतलब होता है? गुजारिश करना, मांगना, समर्थन जुटाने की कोशिश करना, बेसिकली सपोर्ट पाने की कोशिश करना। जॉइंटनेस यानी कि एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक टीम की तरह काम करना। तो उनका क्या कहना है कि हम सब जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके जड़ से। यानी कि वो दूसरे मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि ऑपरेशन तूफान को सिर्फ केरला का ही अभियान ना माना जाए। जब तक पड़ोसी और बाकी स्टेट्स की पुलिस और प्रशासन एक साथ मिलकर बिना किसी बाउंड्री के झगड़े के एक साथ इस ऑपरेशन के लिए पूरी ताकत से शामिल नहीं होंगी, काम नहीं करेंगे, तब तक जो क्रॉस बॉर्डर चलने वाली है जो बड़े बड़े ड्रग नेटवर्क्स हैं उनको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि केरला के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जो उनकी बॉर्डर वाली जो स्टेट्स हैं, तो उनके लिए जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर्स जो है वो उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जो है वो मिलकर काम करिए ताकि हम जो है वो इस ऑपरेशन को, यानी कि इस ये जो रैकेट चला रहे हैं या फिर ये जो मतलब कि ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, इनके सिंडिकेट या फिर माफियाज को जो है वो हम पकड़ सके और इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सके ताकि हमारी जो ये यूथ है ये बर्बाद ना हो। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे कहा जाता है, द स्टेट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नोडल ऑफिसर्स फॉर क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अ प्लेटफॉर्म इन द पाइपलाइन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ड्रग्स के खिलाफ इस इंटरस्टेट लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नोडल ऑफिसर्स। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट की जो पुलिस है वो एक ऐसा डेडिकेटेड हाई रैंकिंग ऑफिसर चुन रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग रिलेटेड मामलों पर फोकस करेगा। उसे क्या कहा गया है? नोडल ऑफिसर यहाँ पर कहा गया है। यानी कि इस काम में जो राज्य है वो इस काम में लगा हुआ है, यानी कि प्रक्रिया चल रही है इस काम को आगे बढ़ाने की। ठीक है, तो एक ऑफिसर चुना जाएगा जिसे नोडल ऑफिसर कहा गया है, जो कि सिर्फ ड्रग्स के मामलों की देखरेख करेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर केरला पुलिस को कर्नाटक में किसी सप्लायर का पता चलता है ड्रग्स बेचने वालों का, तो उन्हें जो है वो पूरी लंबी सरकारी प्रक्रिया से नहीं निकलना पड़ेगा। वो सीधे कर्नाटक के चुने हुए नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करेंगे। पहले क्या होता था कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में जो है वो छापेमारी करना चाहता है या फिर मतलब कि रेड डालना चाहता है, अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट के बारे में खबर पता चली है तो उन्हें जो है वो मतलब कि एक पूरे लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। ऐसे ही वो डायरेक्टली जो है वो रेड नहीं मार सकते थे। तो अब क्या हो गया है कि अगर एक नोडल ऑफिसर चुन लिया जाएगा तो ये जो काम है वो कुछ मिनटों का रह जाएगा, यानी कि ज़्यादा देरी नहीं होगी। अब मतलब कि पहले होता था जैसे कि मतलब कि पहले पूरी प्रोसेस होती थी, लीगल प्रोसेस होती थी, तो उसमें जो है वो मतलब कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको भागने का टाइम मिल जाता था। लेकिन क्योंकि अब नोडल ऑफिसर्स आ जाएंगे तो उन्हें जो है वो मतलब कि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो भाग पाए, बच पाए। तो इस सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होगा। ओके, और ये सब जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के लिए किया जा रहा है, यानी कि आपसी तालमेल के लिए, टाइट मतलब कि करीबी तालमेल के लिए किया जा रहा है ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ आकर जो है वो वर्क कर सके। इसी के साथ ही इन सभी अफसरों को एक जगह जोड़ने के लिए एक नया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इन द पाइपलाइन है, यानी कि जल्दी शुरू होने वाला है। इन द पाइपलाइन एक बहुत ही फेमस इडियम है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई काम जो है वो मतलब कि अपने प्रोसेस के आखिरी दौर में है, यानी कि बनने ही वाला है, शुरू होने ही वाला है। तो इन सभी अफसरों को एक जगह लाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इन द पाइपलाइन है, यानी कि बनाया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म एक डिजिटल कंट्रोल रूम या फिर सिक्योर नेटवर्क की तरह हो सकता है जहां पर देश भर के जो ऑफिसर्स हैं वो रियल टाइम में खुफिया जानकारियां जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Since the rackets employ innovative means to recruit carriers, coordinate among themselves, and carry out delivery, Kerala needs to upskill the District Anti-Narcotic Special Action Force (DANSEF) personnel at the cutting edge to bust this networks। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ड्रग चलाने वाले जो बड़े रैकेट्स हैं
अब बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मतलब कि इस्तेमाल करके जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही आधुनिक तरीके से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं और फिर वो जो है वो मतलब कि अपना रैकेट चला रहे हैं। वो आम लोगों या फिर यूथ को जो है वो कैरियर्स यानी कि ड्रग्स की जो डिलीवरी करने वाले जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या फिर जो कुरियर्स वाले जो होते हैं, उनके रूप में जो है वो रिक्रूट करने के लिए डार्क वेब, इनक्रिप्टेड ऐप्स या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उनका आपस में कोऑर्डिनेट यानी कि तालमेल बैठाना और डील फाइनल करने का जो ये जो तरीका है, वो ड्रग्स को जो है वो मतलब कि इनका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यानी कि माल को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना, जैसे डेड ड्रॉप जो मेथड या फिर जो क्रिप्टो पेमेंट्स है, ये पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि बदल चुके हैं। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ये लोग। इन बदलते तरीकों के मुकाबला करने के लिए, यानी कि ये जो बदलता तरीका है इन लोगों का काम करने का, तो इनका जो है वो मुकाबला करने के लिए, इनका कंपैरिजन करने के लिए जो है वो केरला को अपस्किल करने की ज़रूरत है। अपस्किल करने की यानी कि नए ज़माने की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, जो नई स्किल्स है, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। केरला के जो है वो मतलब कि ये जो पर्सोनल्स है, कौन से पर्सोनल्स? डिस्ट्रिक्ट एंटी नार्कोटिक्स स्पेशल एंटी फोर्स के जो पर्सोनल्स है, यानी कि जो डांसफ के जो पर्सोनल्स है, वहाँ के जो सैनिक है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी है या फिर जो स्टाफ है, उनको अपने आप को जो है वो एडवांस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो जवान है जो एट द कटिंग एज, यानी कि एट द कटिंग एज का क्या मतलब होता है? ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल एकदम बेस लेवल पर, फ्रंट लाइन में खड़े होकर काम करते हैं बेसिकली। तो जब तक इन फ्रंट लाइन जवानों को साइबर इन्वेस्टिगेशन और मॉडर्न टेक की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक इन एडवांस ड्रग नेटवर्क्स को मतलब कि बस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर इन्हें बस्ट करना यानी कि इनका भंडाफोड़ करना या फिर इन्हें तबाह करना, सबके सामने लाना जो है वो नामुमकिन ही रहेगा। तो इन लोगों के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी सीखना, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सारे लोग मतलब कि ये जो सारा रैकेट है उनको मतलब कि उनका सफाया कर सके। इस तरीके से समझाया गया है। आगे बताया जा रहा है, इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू स्ट्रेंथन साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज सो दैट नीदर इन्वेस्टिगेशन नॉर प्रोसिक्यूशन इज फाउंड वांटिंग इन टेकिंग दिस केसेस फॉर देयर लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एडिटोरियल यहाँ पर कहता है कि पिछली बातों के इक्वली इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है कि सरकार अपनी साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ यानी कि डिजिटल सबूतों की जो जांच करने की ताकत और जो टेक्नोलॉजी है, वो उसको और भी ज़्यादा मजबूत करे या फिर उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। आजकल के जो ड्रग डीलर्स हैं वो मोबाइल, इंटरनेट, चैट ऐप्स का यूज़ करते हैं, इसलिए जो डिजिटल सबूत है जैसे कि डिलीटेड चैट्स, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स या फिर जो कॉल डेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा निकालना ज़रूरी हो गया है अगर उन तक पहुँचना है तो। अगर हमारी साइबर फॉरेंसिक टीम स्ट्रांग होगी तो ना ही तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ना ही सरकार का जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो कोर्ट में चलने वाला जो कानूनी केस है, वो कभी भी फाउंड वांटिंग नहीं होगा, यानी कि कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, अधूरा नहीं रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं पाई जाएगी। क्योंकि अक्सर हो क्या रहा है कि डिजिटल सबूत जो है वो कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं, तभी तो जो क्रिमिनल्स है यानी कि जो ड्रग लॉर्ड्स है वो भाग पा रहे हैं। अगर यही चीज़ सारी जब मजबूत रहेगी तो केसेस को उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि उन तक पहुंचना जो है वो पुलिस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, हमारे एडिटोरियल के आखिरी लाइंस में कहा जा रहा है, द क्रिपलिंग इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स ऑन सोसाइटी आर मैनीफोल्ड एंड इट इज़ नेवर टू लेट टू बिल्ड अ डिफेंस अगेंस्ट देम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, ये यहाँ पर पूरे समाज को एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि नार्कोटिक्स यानी कि जो नशीली दवाइयाँ और जो ये जो ड्रग्स है, इनका जो समाज पर असर होता है वो क्रिपलिंग है यानी कि किसी को अपाहिज या फिर पूरी तरीके से अपंग बना देने वाला है, यानी कि समाज की रीढ़ हड्डी को तोड़ देने वाला है। क्रिपलिंग इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे बुरे असर जो किसी व्यक्ति, परिवार या फिर पूरे समाज को बिल्कुल बेबस, कमज़ोर और अपाहिज बना दे। जैसे जब यूथ नशे की लत में पड़ता है तो देश का फ्यूचर यानी कि क्रिपल, अपंग हो जाता है। उस तरीके से यहाँ पर बात की गई है कि ये जो नशा है, इसका असर बहुत ही क्रिपलिंग होता है और ये असर किसी एक तरीके से नहीं होता बल्कि मैनीफोल्ड होता है यानी कि जो संख्या, रूप या फिर तरीकों में बहुत ही ज़्यादा हो, मैनी हो, वेरिड हो। नशे के नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते बल्कि सोशल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, इसलिए इन्हें मैनीफोल्ड कहा गया है। यानी कि किसी एक ही तरीके का नुकसान नहीं देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे नुकसान है इसके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई यूथ जो है वो मतलब कि अगर कोई यंग लड़का जो है वो मतलब कि ड्रग्स लेता है तो उसका करियर ऑब्वियसली बर्बाद होगा, उसे जो है वो करियर का होशो हवास ही नहीं रहेगा, मतलब उसे ठिकाना ही नहीं रहेगा कि करियर में करना क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। परिवार टूट जाएंगे यानी कि परिवार का माहौल ख़राब होता है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो मतलब कि ड्रग्स लेने वाले इंसान को होशो हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। चोरी और क्राइम का रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी तरीके का नशा करते हो तो उसे जो है वो मतलब कि पूरा करने के लिए आपको जो है वो मतलब कि
फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है कि मतलब कि आपको कोई भी नशा पता करना है उसके लिए पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास करियर नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चोरी करोगे, डकैती करोगे, रॉबरीज करोगे। ओके, इस तरीके की चीज़ें जो है वो समाज में बढ़ जाएगी, तो चोरी और क्राइम बढ़ जाएगा अगर आप ड्रग्स लोगे। या फिर जो लोगों की हेल्थ खराब होगी वो अलग है। हेल्थ तो आपकी मतलब कि ऑब्वियसली खराब होनी है। ड्रग्स की वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों का जो असर है वो कहाँ पर आता है, हमारे माइंड पर आता है, हमारी सोचने की क्षमता पर आता है, हमारे बिहेवियर पर आता है, हमारे हेल्थ पर आता है। ओवरऑल हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का एक तरीके से नुकसान नहीं है, मैनीफोल्ड है, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से नुकसान यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इस चिंताजनक स्थिति के बीच एडिटोरियल एक उम्मीद की किरण भी हमें दिखाता है। वो ये कहता है कि भले ही हालत बहुत ही खराब हो चुके हैं, बट इट्स नेवर टू लेट, यानी कि अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई है। कभी भी हमेशा बहुत ज़्यादा देर नहीं होती है। जब आप संभलते हो तभी बहुत अच्छा होता है, यानी कि अभी भी वक्त है। समाज और सरकार अभी भी आगे आकर इस नशे के तूफान के खिलाफ मजबूत डिफेंस खड़ा कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच खड़ा कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। अगर अभी भी सही कदम उठाए जाए तो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से अभी भी बचाया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया था। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा एडिटोरियल तो हमने मतलब कि डिस्कस कर ही लिया है अच्छे से। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ क्विजेस को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कुछ क्विजेस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यानी कि एज यूजुअल वही आता है, टोन ऑफ द पैसेज वाला, कि ऑथर का टोन क्या था थ्रू आउट द पैसेज, थ्रू आउट द एडिटोरियल। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सेलिब्रेटरी था, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी यानी कि फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव बात करने वाला था, या फिर जश्न मनाने वाला था, कोई सेलिब्रेशन की बात हो रही थी। तो नहीं, हमारे पूरे एडिटोरियल में सेलिब्रेशन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक सीरियस इशू पर बात हो रही थी, ड्रग अब्यूज पर बात हो रही थी। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, कि भाई मतलब कि कोई चीज़ क्रिटिकल थी, यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल मतलब कि प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा था, या फिर मतलब कि चिंता जताई जा रही थी। तो ऐसा तो हाँ देखा गया है कि ऐसा ही है कि ड्रग्स को लेकर जो है वो क्रिटिकल बातें भी हो रही थी, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा था कि ड्रग्स को लेकर जो है वो क्या क्या समस्याएं लोगों के बीच में आ रही है। और कंसर्न यानी कि एक तरीके से चिंता भी जताई गई थी कि इन सारी चीज़ों का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को हम सही मान सकते हैं, इस चीज़ को हम कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन बाकी के दो ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है ह्यूमरस एंड सरकास्टिक। क्या आप में इसको हंसी आई इस एडिटोरियल को पढ़ के? आपको थोड़ा सरकास्टिक, ताना मारने वाला कुछ ऐसा लगा, या फिर आपको थोड़ा ह्यूमरस लगा, हास्यास्पद कोई ऐसी चीज़ लगी? तो ऐसा कुछ नहीं था, सीरियस इशू पर बात हो रही थी, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। न्यूट्रल या फिर कैजुअल था, यानी कि सामान्य था? नहीं, ऑथर अपना डिसीजन दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, इसलिए न्यूट्रल तो नहीं था। तो इन सारे ऑप्शंस को कंसिडर करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑथर केरला में बढ़ते हुए ड्रग अब्यूज़ को लेकर सीरियस कंसर्न भी दिखा रहे थे। साथ ही वो ये भी बता रहे थे कि गवर्नमेंट एफर्ट्स होते हुए भी, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए हैं, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्रिटिकल यानी कि प्रॉब्लम को हाईलाइट भी किया जा रहा था कि ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम है, और कंसर्न यानी कि समाज और यूथ के फ्यूचर को लेकर चिंता भी जताई जा रही थी। तो हमारा ये जो ऑप्शन दूसरा है, क्रिटिकल एंड कंसर्न, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमने हमारे पैसेज में पढ़ा था। हमारे पास चार ऑप्शंस है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला आता है कि एनडीपीएस केसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन आफ्टर 2021, यानी कि 2021 के बाद जो एनडीपीएस के केसेस है वो लगातार कम हुए, बल्कि हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके जो केसेस है वो बढ़ रहे थे। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है ऑपरेशन तूफान फोकसेस ओनली ऑन अरेस्टिंग ड्रग पेडलर्स, यानी कि क्या ऑपरेशन तूफान सिर्फ ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करने पर फोकस करता है कि नहीं? ऑपरेशन तूफान किस चीज़ पर फोकस करता है? तो रिहैबिलिटेशन पर भी फोकस करता है, अवेयरनेस पर भी फोकस करता है, प्रोसिक्यूशन पे भी मतलब कि कैंपेन का भी हिस्सा है, ये सारी चीज़ें भी हिस्सा है। सिर्फ मतलब कि पेडलर्स को पकड़ना, एक ही चीज़ पर फोकस नहीं किया गया था, तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा आता है सिंथेटिक ड्रग्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सीजर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन तूफान, यानी कि ऑपरेशन तूफान में पकड़े गए जो ड्रग्स हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिंडिकेट ड्रग्स का था। तो ये तो भाई बात हमने पढ़ी थी हमारे, ये तो मतलब कि एडिटोरियल में जो है वो डायरेक्टली मेंशन की गई थी, तो इसे जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं, ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, हमारा आखिरी ऑप्शन आता है केरला हैज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड ड्रग कार्टल्स, कि केरला ने जो है वो ड्रग कार्टल्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, पूरी तरीके से जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी आता है वो हमारा करेक्ट है, कि ऑपरेशन तूफान में पकड़े गए ड्रग्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो सिंथेटिक ड्रग्स का था, यानी कि जो लैब्स में बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं कंपेयरिंग टू नेचुरल ड्रग्स, तो उनका जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो मतलब कि रेड में पकड़ा गया था। पैसेज में डायरेक्टली
लिखा गया है कि सिंथेटिक ड्रग्स अकाउंटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द हॉल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि पैसेज में से कौन सी बात आपको इनडायरेक्टली समझ आती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला है, ड्रग ट्रैफिकिंग हैज़ बिकम मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग अब जो है वो टेक्नोलॉजी का मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो हाँ, ये चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताया भी गया है कि अब जो है वो ड्रग माफियाज या फिर जो सिंडिकेट है वो क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो है वो ड्रग्स यूथ तक पहुँचा रहे हैं, ताकि वो पकड़े ना जा सके, उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, ट्रेडिशनल ड्रग्स आर ओनली द मेजर कंसर्न इन केरला, मतलब कि केरला में सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रग्स ही प्रॉब्लम है। नहीं यार, सिंथेटिक ड्रग्स भी मेजर कंसर्न है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नो लॉन्गर नीड पब्लिक सपोर्ट, यानी कि पुलिस को पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट बताया गया है, जहाँ पर हमने 4 पिलर्स डिस्कस किए थे। तो उसमें जो है वो मतलब कि लोगों की जो इंगेजमेंट है उसको भी जो है वो हाईलाइट किया गया था। तो इस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनडायरेक्टली हमें समझ तो नहीं आता है, लेकिन ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो ऑप्शंस में नहीं है। या फिर हमारा जो डी ऑप्शन आता है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन आता है, वो क्या है कि साइबर फॉरेंसिक्स हैज़ नो रोल इन नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि साइबर फॉरेंसिक्स का नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसेज इसका अपोजिट बोलता है, बल्कि इनका रोल है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें क्या बताया गया है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग अब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो वो हमारा सही है। यानी कि ड्रग टेक्नोलॉजीज़, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है, सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, इनोवेटिव मीन्स यूज़ कर रही है, साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ उनके पास है। तो इससे रेफरेंस मिलता है कि ड्रग नेटवर्क्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और यही हमारे पैसेज का मतलब कि इनडायरेक्टली हमें पता चलता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि क्वेश्चन की ओर। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द ऑथर एम्फेसाइज स्ट्रेंथनिंग साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज, यानी कि ऑथर साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर जोर क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है, टू रिड्यूस इंटरनेट यूसेज इन केरला, कि इंटरनेट का यूज़ जो है वो कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो नहीं, इस चीज़ का कहीं पे भी जो है वो हमारे पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये जो है वो ऑप्शन हमारा गलत है, एलिमिनेट है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, टू इंश्योर स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ड्रग नेटवर्क्स, यानी कि ड्रग केसेस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। तो हाँ, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई जो जब केसेस मतलब कि कोर्ट में जाते हैं तो सबूत जो है वो अच्छे से मतलब कि पेश नहीं किए जाते, या फिर उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से जो है वो क्रिमिनल्स जो है वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनके जो डिफेंडर्स हैं, उनके जो वकील है, वो क्या करते हैं कि सबूत को गलत बता देते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें क्लेम करते हैं कि सबूत जो है वो जो लैब्स में जो है वो मतलब कि अच्छे से पहुंचे नहीं है, या फिर उन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो इसी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ड्रग केसेस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है, टू मॉनिटर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मॉनिटर करने के लिए किया जा रहा है। तो नहीं, इसका यानी कि इसका जिक्र भी हमारे पैराग्राफ में कहीं पर भी नहीं किया गया था, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है, ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, तो भी चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई थी। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, टू इंश्योर स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ड्रग नेटवर्क्स, ये हमारा सही है, क्योंकि पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग होंगी तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसी के साथ हमारे ये जो सारे मतलब कि क्विजेस है ये तो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए हो और काफ़ी हद तक आपने जो है आंसर डिकोड करने की कोशिश भी की हो। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस पैसेज से निकलने वाले जो सारे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपकी बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी निकल रही है इसमें से, वो भी हम जो है वो एक साथ मतलब कि डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक बार फिर से रिविजन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले तो हमारे पास एग्जेक्टिव है और वर्ब भी है, ठीक है, यानी कि ये वर्ब और एग्जेक्टिव दोनों तरीके से काम कर सकता है। फेस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, लगातार बिगड़ती हुई, या फिर मतलब कि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सीरियस समस्या जो बढ़ रही है, यानी कि फेस्टरिंग का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जो टाइम के साथ और भी ज़्यादा सीरियस होती है, यानी कि क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है वो नहीं निकाला गया है। तो ये सिर्फ जो है वो फिजिकल वुंड के लिए यानी कि जख्म के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि फेस्टरिंग का क्या मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो मतलब कि बढ़ती ही जाती है। बीमारी के सेंस में हमने इसे पढ़ा था, लेकिन सिर्फ फिजिकल वर्ड के लिए ही नहीं यूज़ होता है, सोशल प्रॉब्लम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो मतलब कि रुकती नहीं
हैं, बढ़ती ही जाती है, जिनका इलाज नहीं किया जाता बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं फेस्टरिंग। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवैध सामान या फिर प्रतिबंधित वस्तुएं जिन पर जो है वो मतलब कि बैन लगाया जा चुका है। ये हमारे पास क्या है? नाउन है, यानी कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कर रखी हो और फिर भी इलीगल तरीके से बेची जाए या फिर लाई जाए तो उन्हें जो है वो कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला, यानी कि ये उन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है जो डायरेक्टली ब्रेन या फिर हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो मतलब कि व्यवहार है, हमारा जो बर्ताव है या फिर हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसको पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है उसे हम साइकोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिटरिंग। टिटरिंग का क्या मतलब होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डगमगाना, गिरने की स्थिति में होना। जब कोई सिस्टम या फिर सिचुएशन बैलेंस लूज करने वाली होती है, यानी कि बैलेंस खोने वाली होती है, तो उसे हम टिटरिंग कहते हैं। लड़खड़ाती हुई कोई चीज़ जैसे हमने पढ़ा था, तो उस तरीके से हम कहेंगे टिटरिंग, डगमगाना, गिरने की स्थिति में होना, उसे हम जो है वो टिटरिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन का क्या मतलब होता है? ये सबसे पहले तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल, अत्यधिक बड़ा, यानी कि नॉर्मल जो बिग होता है, नॉर्मल जो बड़ा होता है उससे भी कई गुना बड़ा, उसे हम कहेंगे यानी कि गार्गेंचुअन। ओके, बैंक एग्जाम्स में ये जो है वो फेवरेट एडिटोरियल वर्ड है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको नोट कर लेना है। गार्गेंचुअन क्या मतलब होता है? जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है, तो उसे हम गार्गेंचुअन कहते हैं। अगला वर्ड आता है कार्टेल्स। कार्टेल्स का क्या मतलब होता है? ये नाउन है, मतलब कि संगठित अवैध गिरोह, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप जो इलीगल बिजनेस करता है, कोई ड्रग्स का, किसी भी तरीके का जो रैकेट्स चलाते हैं, उन्हें हम कार्टेल्स कहते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा था, मतलब कि ड्रग्स के सौदागर, माफिया, सिंडिकेट, तो उन्हें हम कार्टेल्स कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है? ये वर्ब है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, सही करना, अधिक प्रभावी बनाना, किसी प्रोसेस को सिंपल और इफेक्टिव बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्ट्रीमलाइन कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुनर्वास, सामान्य जीवन में वापस लाना, यानी कि पहले जैसी स्थिति वापस करना। यानी कि एक तरीके से जब मतलब कि लोग जो है वो ड्रग्स ले लेके अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर चुके थे, तो उन्हें जो है वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लाना, फिर से मेन स्ट्रीम में लाना, उसे हम क्या कहेंगे? रिहैबिलिटेशन कहेंगे, यानी कि पहले वाली स्थिति को फिर से बरकरार कर देना, उसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है इंट्रिकेटली। इंट्रिकेटली का क्या मतलब होता है? ये पहले तो हमारे पास ये वर्ड एडवर्ब है और इसका मतलब होता है बहुत ही जटिल तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड, बहुत ही मतलब कि पेचीदा तरीके से कोई चीज़ जो है वो जुड़ी हुई होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रिकेटली हम उसे कहेंगे। उसके लिए हम जो है वो ये एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब होता है अनुरोध करना, सहायता मांगना, बेसिकली विनती करना, पोलाइटली किसी से सपोर्ट या फिर हेल्प मांगना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो जो मतलब कि होम मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे कि अलग अलग जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कह रहे थे कि हमारे जो बाउंड्रीज के विवाद हैं उनको छोड़कर हमें क्या करना चाहिए कि एक साथ आना चाहिए, ताकि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को हटा सके, ताकि हम जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो बड़े पैमाने में मतलब कि लार्ज स्केल में काम कर सके। तो उस तरीके से हमने जो है वो सॉलिसिट का यूज़ किया था कि यहाँ पर जो है वो किसी चीज़ की, किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से जो है वो सहायता मांगना, एक तरीके से सपोर्ट मांगने को हम क्या कहेंगे? सॉलिसिट हम उसे कहेंगे। अगला वर्ड आता है अपस्किल। अपस्किल ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है नए कौशल सीख कर अधिक सक्षम बनना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को न्यू स्किल मतलब कि स्किल सिखाना बेसिकली, यानी कि कोई मतलब कि नई स्किल्स सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, उसे हम अपस्किल करना कहेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारा वर्ड आता है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला, यानी कि अपंग बनाने वाला बेसिकली, यानी कि जब कोई चीज़ किसी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वीक कर देती है, अपंग बना देती है, हमारा जो मेन सपोर्ट सिस्टम है उसको ही मतलब कि तोड़ने की कोशिश करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रिपलिंग। तो ये चीज़ आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखनी है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर मतलब कि खत्म होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।